गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ आशीष बंसल, आपका दोस्त, आपका मेंटर इस रेडी फॉर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता है। और आपको मैं आज क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज सॉलिड स्टेट इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और आज ये हमारा सबसे पहला लेक्चर है, तो अगर वीडियो के बीच में आपको मेरी कोई मिस्टेक दिखे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। मैं हमारी अपकमिंग वीडियोस के अंदर उन मिस्टेक्स को जरूर इंप्रूव कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द नेम ऑफ चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड? बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर आई वांट टू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड। You all know that matter has three states: solid, liquid, gas. But you have already learned about liquid and gaseous state in your class 11 in chemistry. But what do you mean by solids? Okay, I'll tell you. Please, आप अगर मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बेसिक उठाकर आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सारा एनसीईआरटी का मैटर है, बिल्कुल आपके क्लास 12 सीबीएसई और कोई भी बोर्ड हो वो आपके लिए काम आएगा, ठीक है। क्योंकि इन जो पॉइंट्स हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन उठाकर आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछ लेते हैं। ओके, सो प्लीज नोट, a solid is a three-dimensional arrangement of atoms and molecules in space which have a solid is a three-dimensional arrangement of atoms and molecules in space which have definite configurations and the intermolecular interatomic forces between the atoms of solid is very high. Okay, a solid is a three-dimensional arrangement of atoms and molecules in space which have definite configuration and the interatomic forces between the atoms of solid is very high. Okay, अब ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि एक सॉलिड जो होता है कोई थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ही होता है एटम्स का। आप कोई भी सॉलिड देखोगे वो थ्री डायमेंशनल ही होता है। कोई मान लो कोई क्यूब ही है, कोई बॉक्स है, क्यूब है, ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये मान लीजिए ये सॉलिड स्टेट में ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड और जो इसके अंदर जो मान लेते हैं एटम्स रखे हुए हैं, एटम्स रखे हुए हैं इसके अंदर, मान लिया कि ऐसे एटम्स रखे हुए हैं इसके अंदर, तो एटम्स इसके अंदर एकदम टाइटली पैक्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है अट्रैक्शन की वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, डेफिनेट वॉल्यूम है। आप देखिए, अगर मान लेते हैं इसकी लेंथ L है तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? L क्यूब, ठीक है। एरिया कितना हो गया? 6L स्क्वायर। शेप क्या है? क्यूबिक शेप, ठीक है।
atoms are tightly packed, interatomic forces are very high, fixed density. Okay, सॉलिड्स क्या होते हैं, इनका लिक्विड और गैसेस की तरह नहीं होता कि जैसे किसी भी वेसल के अंदर हमने डाल दिया तो उसी वेसल की ज्योमेट्री ले लेते हैं, वो नहीं, इसकी खुद की ज्योमेट्री होती है, ये खुद की एक ज्योमेट्री फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इन सारे पॉइंट्स के अंदर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज भी बता दी है, सॉलिड्स के ये डेफिनेशन भी बता दी है। ठीक है, चलो अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसा होगा, सो अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी, हेडिंग डाल दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस, द सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज crystalline and amorphous solids. Now one question arises in your mind that what is the basic difference between the crystalline solid and amorphous solid? So please don't worry, I am going to tell you about the differences between the crystalline and amorphous solid. Okay, now please make a table. Now first point, those solids in which atoms and molecules are arranged in a regular and well defined manner. आप इसको नोट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट इन अमorphous solid, those solids in which atoms and molecules are not arranged in irregular and well defined manner. अब आप नोट कर लीजिए पहले को, तो अब मैं आपको बताता हूं कैसे। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक रेगुलर मतलब एक अच्छे और वेल डिफाइंड मैनर के अंदर फिक्स्ड हो। कैसे, मान लीजिए ये कोई ऑर्डर में लगा रहा हूं एटम्स का, ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो आप देखिए कि ये एक ऑर्डर में चल रहा है, रेगुलर मैनर में चल रहा है, मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी एक वेल डिफाइंड मैनर में चल रहा है, एक वेल डिफाइंड मैनर में चल रहा है। ऐसे ही ये y एक्सिस पे चलेगा, ये x एक्सिस में चल रहा है, ये कार्टेशियन प्लेट की y एक्सिस पे भी ऐसे चलेगा। देखिए एकदम वेल डिफाइंड मैनर में चल रहा है, ये x एक्सिस ये x एक्सिस ये y एक्सिस, वैसे ये z एक्सिस में चलेगा, मतलब एक वेल डिफाइंड रेगुलर मैनर में चल रही है। While in case of amorphous solid it is not so. Okay, in the case of amorphous solid the atoms are not arranged in a regular and a well defined manner. See, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
they do not follow any regular order. Their geometry cannot be said to be well defined. In the case of crystalline solid, it is easy to determine the geometry of a crystal, but in case of amorphous solid, we can't determine the geometry. Okay, so please take a screenshot of this. I hope you all have taken the screenshot. Now let's focus to our second point. The second point is they have long range order of atoms, and in amorphous solid they have short range order of atoms. ये देखिए आप, in crystalline solid they have long range order of atoms, and in amorphous solid they have short range order of atoms. मतलब कि crystalline solid के अंदर जो atoms जो होते हैं वो एक ऑर्डर को लॉन्ग रेंज तक फॉलो करते हैं. कैसे देखिए आप, मैं तीनों एक्सिस की बात करूंगा. ठीक है, समझ गया. पहले एक्स एक्सिस पे देखिए ए बी ए and so on. Similarly here A B A B A B A B, ये तीनों एक्सिस में ऐसे फॉलो होगा. ये तो मैंने आपको सिर्फ एक फॉर एग्जांपल के रूप में दिखाया है कि मतलब स्पेस के अंदर तीनों कार्टेशियन प्लेन के अंदर तीनों एक्सिस पे ये जो एटम्स जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वो एक रेगुलर मैनर को यानी एक रेगुलर ऑर्डर को लॉन्ग रेंज तक फॉलो करते हैं. इसके अंदर ये आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, ए बी इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, मतलब एक वेल डिफाइंड मैनर के अंदर चल रहा है. हम इसके ऑर्डर को पता लगा सकते हैं कि ए बी चल रहा है. लेकिन while in case of amorphous solid it is not so. For example, if you take the x axis of any Cartesian plane in space, here is A, B, but after a very short range, the order of atoms get distorted. A, B, A, B. ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर आप देखिए ये एटम्स का जो ऑर्डर है वो थोड़ी दूर तक फॉलो हुआ. एक रेगुलर ऑर्डर जो है एटम्स का वो एक थोड़ी दूर तक शॉर्ट रेंज तक फॉलो हुआ, लेकिन वहां से उसके बाद जो एटम्स का जो रेगुलर ऑर्डर है वो डिस्टॉर्ट हो गया. उनके अंदर सिमेट्री नहीं रही. ठीक है, तो अब आप इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. देखिए बच्चों, मैं आपको जो ये पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ये डिफरेंशिएट करने का जो क्वेश्चन है वो 2 साल के अंदर एक बार तो आता ही आता है और 3 मार्क्स का आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर.
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट करें, समझें, ताकि ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से हेल्प कर सके। ठीक है। नाउ माय थर्ड पॉइंट, इन क्रिस्टल एंड सॉलिड दे हैव sharp melting point and have fixed heat of fusion. In amorphous solid, they do not have any sharp melting point and also do not have fixed heat of fusion. आप पहले इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इनके बारे में। नोट कर लिया? ओके। पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और अब मुझे इसको मेल्ट करना है। अब मुझे इसको मेल्ट करना है। मान लीजिए ये एक आइस है, आइस, ठीक है। अब मुझे इसको मेल्ट करना है, तो क्या मैं इसको अगर सिंपली ऐसे थोड़ा सा टेम्परेचर दे दूं इसको मैं, तो क्या ये मेल्ट हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा ये? नहीं ना, क्योंकि आइस का खुद का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। उससे पहले के वो क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। सॉरी अगर मेरे से इसमें कोई मिस्टेक हो गई हो, मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। मान लीजिए कोई इसका T डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट इसका T डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आइस का एग्जांपल नहीं लेते, किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हमें इसको मेल्ट करना है, ऐसा होगा कि कोई भी अगर हमें टेंपरेचर दे दिया तो उसके ये मेल्ट हो जाएगा, नहीं होगा। मान लीजिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो T डिग्री सेंटीग्रेड है। T डिग्री सेंटीग्रेड से पहले अगर मैंने इसको T-1 डिग्री सेंटीग्रेड, T-2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो क्या उसके ये मेल्ट हो जाएगा? आप खुद सोचो, नहीं होगा। जब तक ये वाला टेंपरेचर इसको नहीं मिल जाता, इसके एटम्स नहीं पिघलेंगे, इसके एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है वो हम अट्रैक्शन की वो हम कम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने ये वाला टेंपरेचर दे दिया इसको, 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर दे दिया, क्या होगा? इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ सॉलिड get disturbed and they are going to become weak. Understand? They are going to become weak, and after that we get the melting state. Okay, and next one is fixed heat of fusion. फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं हम। मान लीजिए ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मान लीजिए आइस ही है, क्या है? आइस है ये। ओके, अगर आइस है, अगर हम चाहते हैं कि इसको मेल्ट करें, मतलब आपने लेटेंट हीट का नाम तो सुना ही होगा ना, डेल्टा क्यू से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं आइस का, यहाँ पे मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे मैं डेल्टा क्यू ले लेता हूँ, ठीक है।
अगर मैंने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं, तो धीरे धीरे हर एक टेम्परेचर में राइज के साथ ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर इसका मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उससे पहले ये T-1 पे, T-2 पे या सॉन मेल्ट हो, उस पे पूरा मेल्ट हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे मेल्ट होगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा। तो ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है ये उसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया तो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, इसकी स्टेट में धीरे धीरे चेंज आ रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, मेल्ट हो जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और फिर हमने इसको और टेम्परेचर दिया, लेकिन हमने देखा कि इसकी स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही बात है ना? कि मान लीजिए आपने पहले आइस को पिघलाया, उसका पानी बना, फिर आप उसको टेम्परेचर देते जा रहे हो, क्या उसी समय का पानी भाप बन जाता है क्या? आप कितना टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, पानी तो वही रहता है, ठीक है, जब तक उसको वो पॉइंट ना मिले जिसपे कि वो उसके पार्टिकल्स एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाए, है ना? तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे T प्लस डेल्टा T सेंटीग्रेड पे, T प्लस डेल्टा T सेंटीग्रेड पे ये जो है एवापोरेट होना स्टार्ट हुआ। तो अगर हम अब इस पॉइंट के बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसके साथ जो स्टेट में चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे ये ग्राफ आपने देखा होगा फिजिक्स के अंदर, कैलोरीमेट्री में, क्लास 11 में, ठीक है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो इस पॉइंट पे जाके इसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एवापोरेट हो जाएंगे। इस पॉइंट पे ये मान लीजिए कोई T' सेंटीग्रेड है, मतलब ऐसा ग्राफ आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इसकी फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी हीट ऑफ फ्यूजन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स ही रहती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है? अमोर्फस सॉलिड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर हम इसको कोई थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे देंगे तो उस पे ये मेल्ट हो जाएगा, इसकी कोई फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया? ओके, now my fourth point in crystalline solid, लेकिन ये सबसे सिंपल पॉइंट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। They are also called true solids. They are also called pseudo solids or super cooled liquids। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो उनको हम ट्रू सॉलिड्स भी कह सकते हैं, ट्रू सॉलिड्स। जबकि अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो वो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, उनको हम स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा स्यूडो फोर्सेस के बारे में, वैसे ही इनको स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता है, ठीक है, या फिर इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है, ठीक है। पहले आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर मैं आपको सुपर कूल्ड लिक्विड के बारे में बताऊंगा, ठीक है।
नोट कर लीजिए। I hope you all have noted. Now come back here. What is super cooled liquid? ये कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या होते हैं तो मैं बताता हूं आपको। आपने अपने स्कूल के रोशनदानों में, स्कूल की खिड़कियों में या फिर अपने घर की खिड़कियों में देखा होगा कि जो मतलब ऐसे कांच लगा होता है, उसको आप अगर कई साल बाद देखते हो, उसको ऐसे छोड़ देते हो, कांच लगा होता है उसको अगर आप ऐसे छोड़ देते हो, कई साल बाद देखते हो तो आप देखते होगे कि उसका जो नीचे वाला पार्ट जो होगा, नीचे वाला पार्ट ये वाला, ये थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, जबकि ये वाला जो हिस्सा होता है ना ये थिन हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्लासेस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो एटम्स की लेयर जो होती है, ये एटम की जो लेयर होती है ग्लासेस के अंदर, ये धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर देती है, ये धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाला जो रीजन होता है ग्लास का ये मोटा होने लग जाता है, क्योंकि ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द फ्लोइंग ऑफ एटम्स इन द ग्लासेस the atomic layer of the glass tends to move downwards, due to which the downward layer of the glass becomes thicker than the upper layer. So that is the reason due to which the amorphous solid are also called supercooled liquid. And if you want to give an example of supercooled liquid, then you can give quartz glass. Quartz glass, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा ग्राफिकल काम कर लें। बच्चों मैं आपके सामने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, जिसका जो एटम्स अरेंजमेंट है वो ABAB टाइप है, ठीक है। A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, कोई भी ऑब्जर्वर है, वो यहां से चलता है इस पॉइंट से, तो उसको क्या दिखाई देगा, कैसा अरेंजमेंट दिखाई देगा, AB यही दिखाई देगा। मान लीजिए हमने हमारा एंगल चेंज कर लिया, हम ऐसे चलेंगे, ऐसे, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, मैजिक हो गया यार। यहां पे चले तब तो AB, यहां से चले तो A, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हमने जो पढ़ा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर द एटम्स फॉलो अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अ रेगुलर मैनर, बट हियर बिकम्स द मैजिक। यहां पे तो मैजिक हो गया कि हमने हमारा एंगल चेंज किया ऑब्जर्वेशन का, तो हमें ए दिखाई दिया, मतलब एक ही तरह के एटम्स का अरेंजमेंट में दिखाई दिया। ऐसे चले तो भी एक ही तरह के एटम्स का अरेंजमेंट, ऐसे चले तो भी
मतलब from the different point of observations the physical properties of this solid becomes different. The physical I repeat my point, from the different point of observation the physical property of the crystal get changed. Sorry, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? यही बात है कि जिसकी वजह से क्रिस्टलाइज सॉलिड एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, एनाइसोट्रोपिक नेचर। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एनाइसोट्रोपी भी क्या होती है। पहले आप एनाइसोट्रोपिक नेचर के बारे में लिखिए। आप ये लिख लोगे कि क्रिस्टलाइज सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, ओके। नोट कीजिए, फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल गेट्स चेंज्ड लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी then the crystal is said to be possessing an isotropic nature and this property is called anisotropy. Okay, please note this and take a screenshot. Okay, so I hope you all have taken the screenshot. Okay, अब बात करते हैं हम अमोर्फस सॉलिड की। वो तो सीधी सी बात है, अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक नेचर का होगा, लेकिन हमें दिखाना तो जरूरी है। अब मान लीजिए कि मैं एक अमोर्फस सॉलिड का डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, तो अब हम यहां से चलते हैं। वैसे जैसे क्रिस्टल सॉलिड पे हमने ऑब्जर्व किया था, अगर हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? डिस्टॉर्टेड ऑर्डर दिखाई देगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर की बात देखिए,
अगर हमारा एंगल चेंज भी कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हमारा एंगल चेंज कर लिया, क्या दिखाई दिया, ए बी ए अलग ऑर्डर, यहाँ पे चेंज किया एंगल, यहाँ पे अलग ऑर्डर, मतलब डिस्टॉर्टेड ऑर्डर मिल रहा है, डिस्टॉर्टेड ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। ऑर्डर हमारा किसी भी एंगल से देखो वो डिस्टॉर्ट ही मिल रहा है, यहां से देख लो डिस्टॉर्ट, यहां से देख लो डिस्टॉर्ट, यहां से देख लो डिस्टॉर्ट, हर जगह से डिस्टॉर्टेड एंगल मिल रहा है। ये देखो डिस्टॉर्टेड ऑर्डर, ये देखो डिस्टॉर्टेड ऑर्डर, ये देखो डिस्टॉर्टेड ऑर्डर, ये देखो डिस्टॉर्टेड ऑर्डर, हर जगह से डिस्टॉर्टेड ऑर्डर मिल रहा है, तो कहीं भी सिमेट्री नहीं है। तो ऐसे नेचर को हम कहते हैं आइसोट्रोपिक नेचर, क्योंकि नेचर एक ही मिल रहा है हमें यहाँ पे डिस्टॉर्टेड। तो आप अमोर्फस सॉलिड के अंदर लिख सकते हैं आइसोट्रोपिक नेचर व्हेन from the different point of observation you get the same nature of any crystal or any substance, then the substance is said to be possessing isotropic nature। आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, from the different point of observation if the